सास बनी नौकरानी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अरे सुमित्रा जी, इतनी ठंड में आप दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हैं? क्या घर में कोई नहीं है या फिर आपकी बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ भाई, पढ़ी लिखी और पैसे वाले घर की बहू लाओगे तो ऐसा ही होगा, सुमित्रा जी की पड़ोसन शकुंतला जी कहती है। तभी दूसरी पड़ोसन सुनन्या जी बोली, अरे अब यह क्या ही बोलेगी, दूसरों के सामने तो बहुत अच्छी बनती है, पर हमारी रसोई की खिड़की की दीवार तो इनके खिड़की से लगी हुई है, पूरे दिन आवाज़ आती रहती है। इनकी बहू तो घर का एक काम नहीं करती, सारा काम इनसे ही करवाती है। यह कहकर कि मैं बड़े घर की बेटी हूँ और आपने ही तो कहा था कि बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, तो अब भुगतो। कोई बहू अपनी सास से ऐसी बात करती है, पर हम क्या, हमारा तो मनोरंजन हो जाता है। इतना कहकर दोनों ठहाका लगाते हुए वहाँ से चली गई। उन दोनों की बातें सुमित्रा जी के कानों में हथौड़े की तरह पड़ने लगी और वो सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी कमज़ोर है। कल तक तो उनकी बहू उन्हें बातों से परेशान करती थी, आज उसे पता था कि सुमित्रा जी मंदिर गई है, तभी वो घर बंद करके घूमने चली गई। बेचारी सुमित्रा जी अपनी साड़ी के पल्लों से अपने आप को ठंड से बचा रही थी। अब पड़ोसियों की बातों को सोच रहे थे, पर ठंड इतनी थी कि कितना बचती। कल आई हुई बहू उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया, अब तो अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते दोनों को याद करने लगी जब उनकी बहू नई नई ब्याह कर घर आई थी और कुछ ही दिनों में अपने रंगत दिखाने लगी। एक रोज़ घर में जब कोई नहीं था और सुमित्रा जी आराम कर रही थी, तभी उनकी बहू रेणु एक गिलास पानी उनके चेहरे पे फेंकते हुए बोली, मम्मी जी, ओ मम्मी जी उठो, कितना सोती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आप है कि घोड़े बेचकर सो रही है, या नहीं कि शाम हो गई तो चाय के साथ कुछ बनाकर ही खाने को दे दूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी आपके घर में कराई थी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं, जल्दी से सैंडविच या पकौड़े बनाकर मुझे खाने को दीजिए, उसके बाद एक अदरक वाली चाय बना दीजिएगा। सुमित्रा जी हक्की बक्की रेणु को देखती रह गई, क्योंकि वो इतनी चालाक थी। जब भी सुमित्रा जी अपने पति या बेटे को उनके बारे में कुछ बताती, वो अपने आप को ऐसी सीधी सादी सती सावित्री दिखाती कि वो उन पर विश्वास नहीं कर पाते। सुमित्रा जी बोली, बहू कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज करो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, क्या तुम अपनी माँ से भी ऐसी ही बात करती हो और अपनी सोई हुई माँ को ऐसे ही जगा दी? रेणु बोली, ओ हेलो, मेरी माँ से खुद को कंपेयर मत करो, कहाँ मेरी माँ और कहाँ आप गवार जैसी दिखने वाली औरत। याद रखना, अगर आपने बेटी और पति को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ, वरना किसी दिन कंप्लेन कर दूँगी कि तुम्हारा बेटा मुझे टॉर्चर करता है और तुम्हारा पति मुझ पर बुरी नज़र डालता है, तो जेल में दोनों साधेंगे और पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। अब जाओ रसोई में। इतना कहकर रेणु टीवी देखने चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, करीब 1 साल हो गए। कैसे कोई यकीन करता कि 12 महीने पहले आई नहीं बहू
अपनी सास को इतना परेशान कर सकती है। धीरे धीरे सुमित्रा जी के पति मन्नी बाबू को भी दिखने लगा कि एक रोज सुमित्रा जी अब कंघी कर रही थी तो अचानक मन्नी बाबू बोले, तुम आजकल चोटी क्यों नहीं करती हो और पूरा दिन बाल खोल कर क्यों रहती हो? सुमित्रा जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तभी उनकी नज़र उनके गर्दन पर पड़ी जो पूरी काली हो रही थी। तब मनदीप बाबू ने पूछा तो सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, अब क्या बताऊँ आपसे, रेनू ने मुझे अपने कपड़ों में आयरन करने को कहा था। जब मैंने मना कर दिया तो उसी आयरन को गर्म करके उसने मेरे गर्दन पे रख दे और यह कहा कि आज के बाद से बाल नहीं बांध हुए होंगे, वरना किसी को अगर पता चला कि ये कैसे जला तो आप दोनों को जेल भिजवा देगी। कहते कहते सुमित्रा जी रोने लगी। मन्नी बाबू बोले, मुझे माफ़ कर दो सुमित्रा, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। उल्टा मैं तुम्हें ही समझाता था कि बहू के साथ बेटी जैसे व्यवहार रखो। आज भी मुझे याद है वो दिन जब उस रात तुमने मुझे कहा था। कहते कहते मैं मन्नी बाबू और सुमित्रा जी उस दिन को याद करने लगे। पहली बार सुमित्रा जी ने मन्नी बाबू से रेनू की शिकायत की थी, क्योंकि रेनू दिन शाम में 6 बज गए। रेनू अभी तक बाजार से लौटकर नहीं आई। न जाने इतनी देर बाजार में क्या कर रही है। सुबह के 10 बज गए, मार्केट गई है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई बार फ़ोन लगा चुकी हूँ लेकिन फ़ोन भी नहीं उठाती है। बहू की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कह रही हूँ अगर आप अभी इसे नहीं समझाया गया तो न जाने यह कैसा रूप ले लेगी। लोग तो घर में रहते नहीं हैं, रहना तो मुझे ही इसके साथ। मंडी बाबू ने गर्दन घुमाते और घड़ी की तरफ नजर डाली तो वो बोले, सच में देर हो गई है, अब तक तो बहू को आ जाना चाहिए था। ऐसा करो, राहुल को फ़ोन करके पूछ लो, शायद उसे पता होगा। सुमित्रा जी बोले, आप भी साथ करते हैं और दफ्तर में होगा, उसे क्या मालूम कि बहू सुबह से निकली हुई है, बेकार में परेशान होगा। आप भी न। मन्नी बाबू अखबार के बची खुची खबरें में लग गए। इधर सुमित्रा जी दरवाजे से कमरे और कमरे से दरवाजे तक चक्कर लगाने लगे और सोचने लगे कि अभी 3 महीने पहले ही तो अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ ब्याह कर रेनू इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब उसे देखने गए थे तब तो उसकी माँ ने तारीफों के फूल बांधे थे। यही सोचकर मंडी बाबू और सुमित्रा जी ने हाँ कर दी थी कि लड़की परिवार में रहती है, संस्कारी होगी। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक वैसे ही हालत रेनू की थी। जब सुमित्रा जी रेनू को देखने गई थी तो बहुत खुश होकर बोली थी कि हम तो इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। कहने और करने में फ़र्क होता है। इस बारे दोनों को खुद रेनू भी नहीं समझ पाई और शादी के बाद उसने भी बहू जैसी कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में पैजामा टी शर्ट पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम न करना और सबसे बड़ी बात सुमित्रा जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये तो उसके लिए आम बात हो गई थी। ये पति और ससुर के सामने बस वो बहस करती, पर शाम पर अत्याचार तो उनके पीछे करती थी, जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया था। सुमित्रा जी समझाती थी तो रेनू उल्टा जवाब दे देती और जब कोई इधर उधर नहीं रहता तो एकाध पर भी लगा देती और कहती, मैं तो आपकी बहू हूँ, इसलिए मेरे साथ आप हमेशा ऐसा व्यवहार करती हैं। क्या आप अपनी सगी बेटी को भी इतना रोकती और आप
मुझे देखने आए थे तब तो कहती थी कि तुम्हें बेटी बनाकर रखेंगे, अब क्या हो गया? सुमित्रा जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। मंडी बाबू से बोलती तो हमेशा उन्हीं को समझा देते और कहते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। एक सुमित्रा जी ने जब राहुल से कहा तो राहुल बोला, मम्मी अपने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहू सिर्फ बहू होती थी, पर आजकल बेटी जैसी ही होती है, थोड़ा वक्त तो दो, सब समझ जाएगी। सुमित्रा जी को लगा जब पति और बेटा दोनों कह रहे हैं तो उन्हें ही थोड़ा सब्र रखना चाहिए। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह राहुल और मंडी बाबू के ऑफिस जाने के बाद ही रेनू बाजार निकल गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। सुमित्रा जी चिंता में थी। अचानक मंडी बाबू बोले, एक कप चाय मिलेगी? सुमित्रा जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, आपको चाय की पड़ी है? भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो बहू को, आज तो साफ साफ बात करके रहूंगी। सुमित्रा जी बड़बड़ाने लगी। इतने में राहुल भी घर आ गया और बोला, क्या बात है मम्मी, ऐसे क्यों बैठी हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? मंडी बाबू बोले, खरीद करते बोले, हाँ भाई, हमारा तो आज तक इस तरह से इंतज़ार नहीं किया। मंडी बाबू की बातों पे सुमित्रा जी ने उन्हें घूरते हुए देखा और बोली, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? यहाँ शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई है, कहाँ कर वो गई थी, थोड़ी देर में आती है। राहुल बीच में बोला, अरे अरे मम्मी, इसमें नाराज होने की क्या बात है, कोई काम आ गया होगा, कोई छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, आ जाएगी से क्या मतलब है? आजकल ज़माना कितना ख़राब है, पता है क्या? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कम से कम फ़ोन उठाकर जवाब तो दे सकती थी। भला कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? मंडी बाबू ने बात को संभाला और बोले, ठीक है, तुम दोनों माँ बेटे बैठकर बात करो, मैं चाय बनाता हूँ, फिर सब मिलकर चाय पियेंगे। खाना तो बनाओ, किरना श्रीमती जी को, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मंडी बाबू की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, हाँ और तो मुझे ये बनाना है, और कौन बनाएगा? सब बातें कर रहे थे, इतने में बाहर एक गाड़ी रुकी, उसमें से रेनू उतरी। उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। अंदर आते ही बैग एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गए हैं, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। उन बैग्स को देखकर सुमित्रा जी का मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? धीरे से सबसे छुपाते हुए सुमित्रा जी के हाथों को मरोड़ते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है, मैं अपने लिए सेल से खूब अच्छी साड़ी, मेकअप का सामान और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। सुमित्रा जी इधर उधर देखते हुए बोली, पर बहू तुम्हारी शादी को अभी 3-4 महीने हुए हैं, अभी को इतने कपड़े ऐसे होंगे तो तुम्हें पहन भी नहीं पाओगे, फिर इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? भला ये कोई बात हुई? मुझे कितना चिंता हो रहा था। रेनू बोली, मम्मी जी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने गई थी, लौट कर तो घर ही आती ना, आप बार बार फ़ोन की जा रही थी। कितना इंटरलॉकिंग लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का भय लॉक भी बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी माँ ले आई, इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? मेरी माँ तो मुझे कभी नहीं रोकती थी। सुमित्रा जी बोली, बेटा
तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी रोका नहीं क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। मन किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। दो भाभियाँ थी तुम्हारी, सब संभाल रही थी, पर यहाँ तो तुम्हारा ससुराल है ना। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा तुम्हें ही तो सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियों को कब तक उठाओगी? और मैं आज हूँ कल नहीं, सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। रेनू धीरे से बोली, कल की वजह आज ही मर जाओ तो अच्छा है, पर पति कहाँ? देखिए मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पे मेरी मम्मी ने भी नहीं की थी जितना आप रोकती ठोकती है। मुझे नहीं बैठना आप लोगों के साथ। इतना कहकर रेनू बैग पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी उदास होकर बेटे की तरफ देखे, पर बेटा उल्टा माँ को ही समझाने लगा, क्या मम्मी आप अभी हर समय उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं? अरे इतना परेशान करो क्योंकि एक दिन वो अपने पीछे बढ़ जाएगी। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि बेटवा देखो वो मुझे मारती पीटती है। चिल करो, क्यों सांस बंद रही हो? और साथ ही तो बचे हैं, कोई टाइम नहीं है। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इसी तरह से बात करती? अपनी बात पूरी करके राहुल भी अपने कमरे में चला गया। सुमित्रा जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से सुमित्रा जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर मंडी बाबू बोले, सुमित्रा तुम्हें नहीं लगता कि तुम रेनू की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ, क्या उसे घर की शांति भंग नहीं होगी? बेवजह उस सीन क्रिएट करना है। सुमित्रा बोली, आपको भी यही लगता है कि गलती मेरी है? बहू की उल्लेखना तक आना, मेरा फ़ोन न उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी न लेना, यह गलत नहीं है। अरे क्या आपकी बेटी अगर इतनी रात को बाहर है तो आपको चिंता नहीं होगी? मैं भी तो उसे बेटी की तरह मानती हूँ। और उसने मेरी बात का तो गलत अर्थ निकाल लिया, और वो मेरे साथ कैसे व्यवहार करती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। घर की शांति बनाए रखने के लिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ, आपको पता भी नहीं सकती। कहते कहते वो रोज़ ने मंदी बाबू बोले, अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना कर रही हो? और उसे बेटी की तरह मानेगी तो खुश रहेगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो कहते कहते मंडी बाबूजी भी चुप हो गए, पर उनकी यह बात सुमित्रा जी के दिल पे जा लगी। राजीव उदास होकर अपना फ़ोन लेकर बरामदे में जाकर बैठ गई और अपनी पुरानी सहेली पूजा से अपने मन की बातें करने लगी। पूजा बोली, देख सुषमा, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है, यह बात रेनू को समझानी ही पड़ेगी। और रही बात जीजा जी और राहुल की, तो जब तक इंसान को पक्का पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पर क्यों चलाएगा? तेरे पति और बेटे के सारे काम तो कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि रेनू घर का काम करते हैं या नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझती है या नहीं। तुम्हें खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम खुद की मदद कर सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पूजा की बात सुमित्रा जी को समझ में आने लगी। उन्होंने थोड़ी देर में फ़ोन रख दिया। मन ही मन न जाने उन्होंने क्या सोचा, फैसला लिया और जो एक बैग बुक है अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर एक बैग में अपना सारा सामान रखा, दवाएं रखने लगी। सुमित्रा जी को सामान पैक करते देख मंडी बाबू बोले, तुम सामान क्यों
पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? सुमित्रा जी बोली, हाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई बहुत दिन से बुला रहा था, सोची कुछ दिन वहीं रहा हूँ। वैसे भी यहाँ मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मंडी बाबू हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लग रही हो? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? सुमित्रा जी एक पल को पूजा को याद करने लगी, फिर बोली, अरे आपके लाडली बहू है ना, उसे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूँगी? मंडी बाबू बोले, अच्छा तो तुम्हें मेरी वो बात बुरी लग गई, इसलिए तो तुम तमाशा कर रही हो? सुमित्रा जी बोले, इसमें तमाशे की क्या बात है? अगर मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे रोकती? मेरे पीछे से वो पूरा घर संभालती। यही तो कुछ देर पहले आप मुझे समझा रहे थे ना। मंडी बाबू, अब तुम बेवजह ही बातें कर रही हो। सुमित्रा जी ने मंडी बाबू की बात को पूरा होने नहीं दिया और चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी। इतने में राहुल और रेनू भी बाहर आ गए। राहुल ने आते ही कहा, मम्मी खाना बन गया। माँ के हाथ में बैग और बाहर कैब देखकर पूछा, आप कहीं जा रही हैं क्या? सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मामा जी के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे भूल रहे थे, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाऊँ। इतना कहकर सुमित्रा जी बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से रवाना हो गई। सुमित्रा जी की इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। राहुल ने रेनू की तरफ देखा और कहा, अब रेनू बोली, अब क्या मैं बिठा कर आए हैं, आज तुम खाना बना लो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके तो गई होगी, तुम्हें सिर्फ रोटी ही तो बेलना है। चूल्हे में सब्जी निकाल देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में आए थे। राहुल रोटी बेलता गया और रेनू अपना खाना खाकर चुप रसोई से निकल गई और कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। अचानक राहुल हड़बड़ाकर उठा और रेनू को जगाते हुए बोला, रेनू जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुकी हैं। आजकल बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा फिर उठे हैं या नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। राहुल भागता हुआ पिता के कमरे की तरफ गया। उधर रेनू चिल्लाने लगी, क्या तमाशा है? मम्मी जी को भी मायके जाना ज़रूरी था क्या? बुढ़ापे में भी नींद खराब कर दी। मेरी सुबह सुबह उठकर रसोई में जाकर नाश्ता बना रही हूँ, यही बच गया था। राहुल जब मंडी बाबू के कमरे में गया तो वो भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी जगाया और फटाफट तैयार होने को कहा। उधर रेनू रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन जूठे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। इतने में राहुल रसोई में आया और बोला, रेनू काम वाली का फ़ोन आया था, वो आज नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी होगी। रेनू हिचकिचाते हुए बोली, राहुल मैं यह सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कि काम वाली बाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिनों में छुट्टी ले रही हूँ और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊँगी। रेनू की बात सुनकर राहुल एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और बोला, रेनू मम्मी भी तो ये सब अकेले आज तक संभाल रही थी ना, तुम तो कभी उनकी मदद करने भी नहीं आती थी। फिर रेनू गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता, यह सब तुम्हारी मम्मी ने यह सब जानबूझकर किया है।
बस मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा होता मेरे आने से कुछ रोज बाद ही वो मर जाती। याद रखो, जब तक वो घर के काम काज कर रही है, मेरी बात मान रही है, तभी तक मैं शांति से रह रही हूँ, वरना मैं क्या करूँगी यह तुम सोच भी नहीं सकते। चलो हटो, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। उसकी यह बात जब मंडी बाबू ने भी सुनी तो हैरान रह गए कि उसने पीछे उनकी पत्नी कितना चाह रही थी कि और उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो यकीन नहीं कर रहे थे। सुमित्रा सब कुछ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी, पर बहू एक दिन भी घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो राहुल हमेशा उसकी मदद करते हैं। मंडी बाबू बेटे से बोला, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। इतना कहकर वो बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर रेनू ने अपनी मम्मी सुनीता जी को फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी मैं मायके आ रही हूँ। ममता जी बोली, आज अचानक कैसे मायके आ रही हो, सब ठीक तो है ना? रेनू बोली, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी सास को रूठ कर मानो मायके जाकर बैठ गई है। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों करते हैं कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मेरी सास एक नंबर की झूठी निकली। बड़बड़ाती हुई रेनू ने कल का पूरा किस्सा अपनी सास को सुनाया। सुनीता जी बोली, अच्छा तो तुम काम के डर से मायके आ रही हो? तुम्हें तो मेरी जैसा सास मिलनी चाहिए थी, जो बहू को डांट डपट कर एक तरफ बैठा कर रखती है। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तुम्हारी बात सुनकर कहीं मेरी दोनों बहुएं बिगड़ न जाए और मेरे सर पे तांडव न करे। रेनू बोली, मम्मी आप मुझे मेरी ही मायके आने से रोक रही है। सुनीता जी बोली, क्यों न रोकूं? अपने घर संभाल नहीं पा रही हो और मेरे घर में आग लगाना चाहती हो। इज्जत से आओगे तो स्वागत है, लेकिन इस घर से लड़ झगड़ कर कभी आई तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद होंगे, समझ लो। इतना कहकर सुनीता जी ने फ़ोन रख दिया। रेनू हैरान रह गई कि उनकी माँ उसकी नहीं बल्कि उसकी सास का पक्ष ले रही है। अब तो मजबूरन रेनू को घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में गई और पति का काम करता देख थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर घर का काम किया, लेकिन उतने में ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों बाहर से मंगवाए। उधर सुनीता जी ने सुमित्रा जी को फ़ोन करके अपनी रेनू के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और कहा, समधन जी आपने बिल्कुल ठीक किया। कई बार आपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हम माँओं को बड़ा कदम उठाने ही जाए। आइए आप जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। शाम होते होते सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, जिसलिए मंडी बाबू आते समय सुमित्रा जी को मनाकर अपने साथ घर ले आए। सुमित्रा जी के घर आते ही हिरेन राहुल भी उनके माफ़ी मांगने लगे। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। रेनू सही मायके में उस घर की बहू बेटी बनकर अपने घर को संभालने लगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।